Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक न्यू सीरीज़ एक न्यू सिलेबस के हिसाब से अब वीडियोस बनानी स्टार्ट कर चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 12 की पॉलिटिकल्स में कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, तो इसीलिए अब हम सारे चैप्टर्स दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ईजी मेथड में बताने की कोशिश की जाए। चैप्टर सेकंड 12th क्लास की जो वर्ल्ड वाली बुक है उसका चैप्टर सेकंड का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, मतलब दो ध्रुवियों का अंत। बच्चों आपने इससे पहले कोल्ड वॉर के बारे में समझा था। अगर आपने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि दो ध्रुव का मतलब होता क्या है। दैट मीन्स दो ध्रुव का मतलब हो गया दो ऐसे ध्रुव यानी कि दो ऐसे सितारे जो सही मायने में शीत युद्ध के अंदर बहुत लंबे समय से 45 साल तक लड़ रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो सेकंड ध्रुव था यानी कि जो हमारा यूएसएसआर था वो कैसे टूट जाता है और फाइनली देश यूनिपोलर हो जाता है। दैट मीन्स यूएसए इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन बाद में बन जाता है। दोस्तों ये चैप्टर सेकंड है, ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस पूरे चैप्टर के 4 पार्ट आएंगे, आपको एक एक करके सभी समझने होंगे, जब भी जाके आप पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो किताबों के अंदर भी नहीं होती है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पूरे चैप्टर का दोस्तों टॉपिक यही रहेगा कि दूसरी दुनिया जिसे हम सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं वो ख़त्म क्यों हो गई थी, मतलब दूसरी दुनिया का विनाश क्यों हो गया था। और दोस्तों यहाँ पे पहली दुनिया यूएसए बोली गई है और दूसरी दुनिया को हमने यूएसएसआर बोला है। तीसरी दुनिया भी थी, अगर आपको याद हो, वहाँ थे हमारे नेम सदस्य यानी कि गुट निरपेक्ष साम्राज्य। इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही समझने की कोशिश करें कि दूसरी दुनिया जो थी उसका खात्मा क्यों हुआ, मतलब दूसरी दुनिया ख़त्म क्यों हो गई थी। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिस्ट शासन जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था उसके बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा था। मतलब अगर यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुछ बदलाव नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। तो दोस्तों जो बदलाव आएंगे वही हम इस पार्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारा रिलेशन उस दूसरी दुनिया के टूटने के बाद जो भी अस्तित्व में आता है, जो भी प्रेजेंस में आता है, उसके साथ भारत का संबंध कैसा रहा। ओके, सो टिल देन एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एक एक करके हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर क्रिएशन। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों अगर आपको याद हो कि रशिया की क्रांति हुई थी 1917 के अंदर। ऐसा कारण सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबे समय से राजा का शासन चल रहा था। 1914 के अंदर ज़ार निकोलस का तख्ता पलट किया गया था। दैट मीन्स उसको हटा के फाइनली वहाँ पे लोगों का शासन आया था। तो रशियन रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन। आपने फ्रांस रेवोल्यूशन सुना होगा और आपने रशियन रेवोल्यूशन सुना होगा। तो रशियन रेवोल्यूशन की कहानी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत लिंक होती है, इसीलिए वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ओके, तो रशियन रेवोल्यूशन की खासियत ये थी कि वो पूरी तरीके से फोकस करते थे इक्वालिटी के ऊपर और वो चाहते थे कि जो मोनार्क सिस्टम है, जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, राजा का शासन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और पार्टी कोई वहाँ पे रूल करे। दैट मीन्स चाहती थी वो कोई पार्टी रूल करे। तो इसलिए सोवियत ऑफ यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक जो थी यानी कि यूएसएसआर, उन लोगों ने एक रेवोल्यूशन लेके आए और फाइनली वहाँ पे एक पार्टी का, एक गणतंत्र रिपब्लिक पार्टी का गठन करा। दैट मीन्स वो क्रांति ऐसी थी कि जितने भी नेशन राजा के अंडर में आते थे वो सारे के सारे पूरी तरीके से रिपब्लिक हो जाएंगे। रिपब्लिक का मतलब ये होगा कि वहाँ पे अपना खुद का उनका शासन होगा, अपना खुद का उनका संविधान होगा और जो वोटिंग सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे और राजा के शासन को हटा के एक नया रूल लाया जाएगा। तो सुनने में कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत सही सिस्टम हो सकता है, लेकिन दोस्तों रुको ज़रा, अभी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पे रूसी क्रांति अच्छे पहलू में तो हुई थी। शुरुआत में समानता के ऊपर बात करी गई थी, किसानों के हक के लिए बात करी गई थी, लोगों के राइट्स के लिए बात करी गई थी, बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, लेकिन समय के साथ
कुछ तो कारण होगा ना जिसकी वजह से यूएसएसआर इतना बड़ा साम्राज्य गिर गया, है ना। तो देखो, तो फाइनली यहाँ पे रशिया की क्रांति होती है और रशिया की क्रांति में एब्सोल्यूट मोनार्की से हटा के रेवोल्यूशन की तरफ एक शासन जाता है। और यहाँ पे आपको व्लादिमीर लेनिन दिखाई दे रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन के महानायक बोले जाते हैं, रूसी क्रांति के महानायक बोले जाते हैं। इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को सही दिशा दी। अब दोस्तों यहाँ पे जार निकोलस सेकेंड जो है दोस्तों, वो और उसकी फैमिली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1914 तक इनका शासन चला था और फाइनली वहाँ पे रशिया के अंदर दूसरा रूल आ चुका था। दैट मीन्स लोगों का शासन, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है लोग काम करेंगे, ये शासन चल चुका था। अब आज का रूस जो आपको दिखाई दे रहा है वो एट प्रेजेंट टाइम इतना सा रूस था, लेकिन बहुत टाइम पहले ये रूस, उसमें फिनलैंड, इथोनिया, लिथुआनिया, ब्रसेल्स, यूक्रेन, कजाकिस्तान, है ना, तर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे बहुत सारे इलाके जो थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, दोस्तों ये सब उस समय पे रशिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बाद में रशिया इनसे आज़ाद हुआ था, बाद में रशिया इनसे टूट गया था। 1914 से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये सब एक साथ थे, लेकिन जब ये यूएसएसआर का विघटन होता है, ये कोलैप्स होते हैं, तो फाइनली रशिया निकल जाता है और फाइनली ये सारे देश बाद में आज़ाद हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम अभी जानेंगे। लेकिन दोस्तों जब उस समय 1914 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, राजा का शासन हटा दिया गया था, तो ये पूरा हिस्सा दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है ये यूएसएसआर की कैटेगरी में आता था, जिसे आप अच्छे शब्दों में जानते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। तो उस समय पे वहाँ पे बहुत सारे जो बहुसंख्यक जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग, यानी कि कुछ लोग मतलब रूसी भी दो टाइप के होते हैं, हमको पता ही है। तो कुछ लोग उनको मानते थे, कुछ पॉप्स को मानते थे, कुछ कैथोलिक थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन ईसाई धर्म का इनके अंदर काफ़ी अच्छा बोलबाला था। अब बात करते हैं पॉइंट की कि जो यूएसएसआर था वो कैसे गठन हुआ। 1914 के बाद क्रांति हुई, 17 में पूरी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन पीक पे आ चुका था और फाइनली 1922 के अंदर यूएसएसआर का गठन हो चुका था। दोस्तों यूएसएसआर के अंदर वो सारे नेशन थे जो अभी आपने मैप के अंदर देखे। उस समय पे एट प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें तो उस समय पे जो उसकी पॉपुलेशन थी लगभग इतनी थी। उसका जो क्या कहते हैं, जो सोवियत रूबल जो है वहाँ की करेंसी थी, और जो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है वो 26 दिसंबर 1991 को हुआ है। तो बहुत से लोग तो 1989 को ही मान लेते हैं कि उस समय यूएसएसआर ख़त्म हो गया था, लेकिन ऑफिशियल बेस पे तो ये 26 दिसंबर 1991 के दिन, क्रिसमस डे से एक दिन बाद में ऑफिशियली साइन हुए थे और यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। लेकिन यूएसएसआर बना कब था? 1922 के अंदर। क्यों बना था? क्योंकि उन सभी नेशंस ने साथ दिया था जो पूरी तरीके से राजा के शासन को मानना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन लोगों ने पूरी तरीके से कैपिटलिज्म का विरोध करा। इसलिए आपको पता है कि फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर चला था उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म का झगड़ा चलता रहता था, है ना। तो इसी वजह से और उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करा। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे आप साम्यवादी पार्टी बोलते हैं, उसका निर्माण करा इन लोगों ने। और फाइनली इन लोगों ने ये बोला कि अगर हमारे नेशंस के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी तो दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी वहाँ पे होगी नहीं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी दोस्तों। अमेरिका के अंदर 1922 के बाद भी इलेक्शन होते थे और वहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिक दो पार्टियाँ होती थी और दोनों के बीच इलेक्शन होते थे और सही तरीके से इलेक्शन करवाते थे और शासन जो है हमेशा रूल जो होता था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करते थे। इन लोगों का अपना खुद का संविधान था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी होती नहीं थी। इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आई। तो ये थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट होऊंगा इस चीज़ से। आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम हो या बहुत सारी पार्टियाँ हो तो अपोजिशन पार्टी होती है तो हमेशा वो क्या कहते हैं दूसरों के कामकाज में निगरानी रखती है। अपोजिशन पार्टियाँ हमेशा बताती है कि ये सरकार ये गलत काम कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर अभी बीजेपी चल रही है और साथ में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है। तो दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी कितनी भी अच्छाई कर ले, लेकिन बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश करे कि आम आदमी पार्टी का विरोध करे और उनकी गलत नीतियों को बताते रहे, जिससे जनता को भी समझ में आता रहे। ऐसे अगर सेंट्रल के अंदर बीजेपी है और बीजेपी अगर कुछ भी गलत काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी बताती रहेगी। ऑपोजिशन पार्टी का रोल ही यही होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी नहीं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ आई।
यहाँ पे इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे अच्छी बात दोस्तों इनकी ये थी कि इन लोगों ने 5 ईयर प्लान पहले से ही बना लिया था। मतलब जिस समय ये लोग आज़ाद हुए थे तो उसके बाद 1922 के अंदर तो ये लोग यूनाइट हो गए थे, फॉर्म हो गए थे। उसके बाद इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाने चालू कर दिए थे। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर की पॉलिसी और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया था। सोचिए, मतलब प्लान डेवलपमेंट एंड कंट्रोल इकोनॉमी जो थी उस टाइम से इनके पास थी। इसका मतलब ये लोग पहले से ही बहुत दूर दराज की दृष्टि रखने वाले लोगों में से एक थे। अब सोवियत प्रणाली की खासियत ये थी कि उस समय पे इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही उम्दा था। दोस्तों इनकी इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा थी कि आप यकीन नहीं मान पाएंगे कि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ का बोलबाला यूएसएसआर के अंदर बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे सभी नागरिकों का उस समय पे लिविंग स्टैंडर्ड न्यूनतम था, मतलब गिरा हुआ नहीं था। अच्छी सैलरी मिलती थी, लिविंग स्टैंडर्ड ओके था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पीरियड पे। और बेसिक जो नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं, खान पान, जॉब, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, वो सब उस समय पे अवेलेबल हो जाता था और वहाँ पे कोई भी बेरोज़गारी नहीं थी। तो इस चीज़ों से मैं बता सकता था कि 1922 के बाद जब ये फॉर्म हुआ तो उसके बाद तो सिस्टम बहुत सही चलता रहा था और व्लादिमीर लेनिन उस समय पे कहीं ना कहीं बहुत फेमस व्यक्तियों में से एक ही थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी बदल जाती है। कहानी यहाँ पे बदल जाती है कि जब 1924 के अंदर व्लादिमीर लेनिन मरते हैं तो जोसेफ स्टालिन 1924 से लेकर 1953 के बीच में कहीं ना कहीं हिटलर का रोल निभाते हैं। और उसके बाद आपको पता हुआ निकिता खुर्शीफ ने जो इतना तगड़ा कांड कर दिया था, क्यूबा क्राइसिस कर दिया था, है ना। तो मतलब इन व्लादिमीर लेनिन का कार्यकाल थोड़ा बहुत ठीक रहा, जोसेफ स्टालिन का कार्यकाल ठीक नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को हिटलर की तरफ प्रेटेंड करने की कोशिश करी और निकिता खुर्शीफ ने भी यूएसए के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाए थे। साथ में जब लियोनार्ड ब्रेजनेव आए दोस्तों, तो उन्होंने जो इन दोनों लोगों ने रायता फैलाया था, उन रायते को सिमटाने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ जो तनावपूर्ण संबंध थे उनको बस ठीक करने की कोशिश करी थी, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में जब लियोनार्ड ब्रेजनेव चले गए तो 3 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ और 1985 में फिर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। दोस्तों ये पूरी आपको टिप्स पे याद रखनी पड़ेगी कि व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्शीफ, लियोनार्ड ब्रेजनेव और मिखाइल गोर्बाचेव, ये 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रशिया के अंदर और यूएसएसआर के अंदर कहें तो लंबे समय तक इन्होंने ही राज करा था। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी इसलिए इनका कार्यकाल आप देख सकते हो, किसी का 10 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 25 साल है, किसी का कुछ है। जबकि हर 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए और पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी नहीं। तो इनकी दिक्कत क्या थी दोस्तों, इनके अवगुण क्या थे? इनके अवगुण ये थे कि हमेशा ये अथॉरिटी के ऊपर बात करते थे, सत्तावादी हमेशा बने रहना चाहते थे ये लोग। मतलब देख सकते हो आप ये लोग कि अगर एक बंदा 1953 में आया तो 1964 तक यही बने रहे, ये व्यक्ति अगर 1924 में आया तो 1953 तक इन्हीं का कार्यकाल चलता रहा। तो इससे देखा जा सकता है कि ये लोग सत्ता के इतने ज़्यादा भूखे थे और इनका आपसी जो मन मुटाव होता था पार्टी के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा रहता था, है ना। डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, और पूरे नेशंस के अंदर ये खास बात थी कि पूरे नेशन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस होता था। दूसरी जो सिंगल छोटी पार्टियां होती थी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। और दोस्तों ये अनअकाउंटेबल थे, क्योंकि जनता की ख्वाहिश जो है, जनता की सोच जो है, जनता जो डिमांड करती है, जनता जो मांग रही है, जनता कह रही है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करो, जनता कह रही है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, जनता कह रही है कि इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करो। लेकिन दोस्तों ये जनता के पीछे नहीं भागते थे। मोस्टली ऐसा ही कहा जाता था कि इनका मोस्टली पैसा वेपन्स के बनाने में लग जाता था। दैट इज़ वाई ये लोग जनता के लिए अनअकाउंटेबल थे। एट प्रेजेंट टाइम अगर भारत के अंदर कोई सरकार चुन के आती है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि बहुत से प्रधानमंत्री मन की बात शेयर करते हैं और बहुत से प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि जनता हमसे क्या चाहती है, जनता के साथ सलाह मशवरा होता है, उनसे बातचीत होती है और उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करी जाती है, चाहे भले से मीडिया बिकी क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम तो है, लेकिन यूएसएसआर के अंदर तो वो भी नहीं था उस टाइम पीरियड पे, जिस समय पे ये लोग अपना पूरी तरीके से पीक पे आ चुके थे, है ना। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मैं ये बता दूं, शासन प्रणाली में आप ये खुद देख सकते हैं कि इनका टाइम पीरियड ही बता रहा है कि ये लोग सही समय से सही तरीके से इलेक्शन कभी करवाते ही नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए इनका एडमिनिस्ट्रेट और साथ में इन्फीरियर टेक्नोलॉजी हो गई थी बाद में, पहले सुपीरियर थी बाद में इन्फीरियर इसलिए हो गई क्योंकि इनका फोकस डगमगा गया। इनका फोकस बस कंपटीशन में रहा, हथियारों की होड़ में रहा,
कोशिश यही करते रहे कि यूएसए से आगे निकले, इसलिए इन लोगों ने जनता के लिविंग स्टैंडर्ड को दरकिनार करके सब कुछ भट्टा बैठा दिया। और साथ में यहाँ पे उस समय पे जब यूएसएसआर था तो रशिया जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका उसके पास था और रशिया में ही सब कुछ कामकाज होता था। इसी वजह से डोमिनेंस ऑफ रशिया वहाँ पे यूएसएसआर के अंदर होता था। मतलब रशिया के लोगों ने जो भी फैसला लिया या रशिया के शासक ने जो भी फैसला लिया पूरे यूनाइटेड यूएसएसआर को मानना ही पड़ता था। तो ये कुछ कमियां हैं, कमियां और भी थी लेकिन बहुत सारी और कमियां हो सकती है। ये वीडियो का इंट्रो पार्ट था, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करी है कि यूएसएसआर की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और क्या क्या कारण हुए यूएसएसआर के कोलैप्स होने के। दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट था, जल्द ही वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ था। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और साथ में जिन बच्चों को न्यू सिलेबस के बारे में नहीं पता है उनको ज़रूर बताइए। सो टिल देन एंड कीप वॉचिंग। आज़ाद रहिए, गाज़ियाबाद रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।